हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं आपका टीचर सचिन शर्मा आपका वेलकम करता हूं आज के हमारे वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो किसके ऊपर है? आज का हमारा वीडियो जो कि अध्याय 3 चल रहा है, गोले पृष्ठ पर अपवर्तन, उसमें हम लेंस की फोकस दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध देख रहे हैं। तो लेंस की फोकस दूरी यानी कि f और लेंस के अपवर्तनांक में संबंध किस प्रकार से होगा वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेंस मेकर सूत्र एक हमने निकाला था। क्या निकाला था? लेंस मेकर सूत्र। इसे क्या बोला था हमने? लेंस मेकर सूत्र हमने इसे नाम दिया था। मतलब नाम क्या दिया था? ये तो पहले से ही नाम है। तो लेंस मेकर सूत्र में क्या होता है कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक के बीच में संबंध ये पहले से है, पर ये यहाँ ऐसा क्यों कहा गया कि फोकस दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध निकालिए? ऐसा इसलिए कहा गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो n लिया जाता है वो वायु के सापेक्ष लिया जाता है। तो हम अपवर्तनांक n का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर टकराती है और वहाँ से अपवर्तित या फिर परावर्तित होती है। तो हमने इसमें लेंस मेकर सूत्र में क्या करा था कि एक लेंस लिया था और लेंस का अपवर्तनांक, मान लीजिए कांच का लेंस बना हुआ है तो n2 हमने अपवर्तनांक उसको मान लिया था, और जो वायु था, वायु का अपवर्तनांक हमने n1 ले लिया था। तो इस स्थिति में जो n हो गया था वो n2/n1 हमने ले लिया था। इसे हम 1n2 भी लिख सकते हैं। अब यदि 1 जो माध्यम है वो A लिया जाए, यानी कि वायु ही मान के कराया हमने, और जो दूसरा माध्यम कांच हो गया क्योंकि लेंस कांच का बना हुआ है, तो ANG यानी कि ग्लास, कांच के लिए ग्लास, तो ANG इसको हम लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ऐसी परिस्थिति भी तो बन सकती है कि लेंस को वायु में ना रखकर किसी और माध्यम में रखा जाए, जैसे कि द्रव, जैसे कि कोई किसी प्रकार का ऑयल या किसी और भी प्रकार का माध्यम हम लोग ले सकते हैं। तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि यानी कि यहाँ जो A था इसे हमने वायु हटाकर क्या कर दिया? L कर दिया। यानी कि अब क्या हो गया? LNG हमें निकालना है। तो इसलिए हमने अब क्या करते हैं इसमें कि हम इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं कि वायु में इसके लिए हम किस प्रकार से सूत्र लिख सकते हैं। तो वायु में क्या लिखेंगे हम? 1/FA। A के लिए, वायु के लिए ले लिया हमने कि वायु में जब निकाल रहे हैं एयर, ANG-1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक, और 1/R1 - 1/R2 हमने यहाँ कर लिया। इसके अलावा हमने जब कहा कि लेंस कहाँ है? द्रव में है। लेंस को द्रव में डुबो रखा है हमने, तो द्रव में क्या होगा? इसकी जो फोकस दूरी आएगी वो चेंज हो जाएगी, फोकस दूरी चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो वो FL हो जाएगी अब। और जो लेंस क्योंकि द्रव में आ चुका है तो A क्या था? एक हटकर हमारी यहाँ पर क्या आ गया? L आ गया है यहाँ पे, LNG। यानी कि पहले ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या था? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जब भी वायु के सापेक्ष किसी भी लेंस का या दर्पण का अपवर्तनांक निकालेंगे हम, या किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे वायु के सापेक्ष, तो उसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये पहले क्या था? निरपेक्ष अपवर्तनांक था। अब ये निरपेक्ष नहीं रहा, अब ये सापेक्ष हो गया। यानी कि माध्यम के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो LNG-1, और इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया। और जब हम इससे भाग दे देते हैं, यानी कि 1/FA/1/FL, इस समीकरण को इस समीकरण से, तो इस समीकरण में ये कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा? ANG-1 और नीचे LNG-1, और FL बाहर की गुणा हो जाएगी, अंदर की गुणा हो जाएगी, तो FL/FA नीचे आ जाएगा, और ANG-1/LNG-1। अब बात ये आती है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है और किसी माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है, इनमें क्या संबंध, क्या स्थितियां बन सकती हैं? जैसे कि यदि हम मान लें कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अधिक है और जो है द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के, तब क्या स्थिति बनेगी? तब फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यदि
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तब क्या स्थिति बनेगी, या फिर जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब छोटा हो जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के तो क्या स्थिति बनेगी। इस प्रकार से 3 स्थितियां हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है, 3 स्थितियों पर हम विचार करेंगे। तो तीनों स्थितियों में क्या होगा, तो हम कहते हैं पहली स्थिति में कि कांच का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से बड़ा है, यानी कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष और द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, यानी कि कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। ये हमने परिस्थिति एक ले ली। अब हमने क्या कहा, LNG क्या होता है, ANG बटे ANL। अब क्योंकि द्रव का अपवर्तनांक A वायु के सापेक्ष निकाला गया है, तो आप कभी भी ये देखोगे कि कोई भी माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है वायु से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, वायु से हमेशा ज़्यादा होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो जब द्रव है तो द्रव का ज़्यादा होगा, इसका मतलब 1 से बड़ा होगा। यानी कि जो ANL है ये द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ये सदैव जो होगा 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, ये 1 से बड़ा होगा। तो जब कोई संख्या नीचे 1 से बड़ी है और इस 1 से बड़ी संख्या से हमें ऊपर भाग करेंगे और ये 1 है, मतलब ये कोई संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये संख्या है ये 1 इससे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे कि आप इसे इस तरह से देख सकते हो कि इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, LNG बराबर ANG और गुणा 1 बटे ANL। यदि ये 1 से बड़ा है, ठीक है, यदि ये 1 से बड़ा है, मान लो 2 है ये, जब मैं 2 से 1 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5। यदि मैं इसे क्या रख दूं, 2 रख देता हूं और मैं डिवाइड करता हूं ऊपर 1 को, तो ये 0.5 आ जाता है, 0.5 यानी कि 1 से छोटा। तो जब ये 1 से छोटा आ चुका है तो इसका मतलब LNG जो है वो ANG से छोटा होगा। क्या होगा, यानी कि LNG का मान जो होगा वो इस ANG से छोटा हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि LNG जो हो जाएगा, ये LNG वो इस ANG से छोटा हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो, और यदि नीचे वाली संख्या छोटी होगी तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो अब अभी हमने परिस्थिति क्या है कि ANL जो है 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ी संख्या से ऊपर भाग करेंगे हम तो ये इससे छोटा हो जाएगा, तो यानी LNG इज लेस देन ANG। ठीक है, अब जब ये छोटा हो जाएगा तो हमने ये सूत्र ले लिया, ये वाला जो हमने अभी निकाला था, FL बटे FA ANG माइनस 1 बटे LNG माइनस 1, ANG माइनस 1 बटे LNG माइनस 1। अब आप देख रहे हो कि ANG बड़ा है, LNG छोटा है, ANG बड़ा है, LNG छोटा है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। इसका मतलब क्या है, जब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, ये 1 से बड़ी होगी। क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। और इस संख्या के कौन बराबर है, ये बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 1 से बड़ा होगा। तो FL बटे FA इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा। तो FA को उधर ले गए, तो FL इज ग्रेटर देन FA, यानी कि द्रव के अंदर फोकस दूरी लेंस की वो बढ़ जाएगी वायु के सापेक्ष, यानी कि वायु में जो फोकस दूरी थी उसकी तुलना में द्रव के अंदर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो द्रव में फोकस दूरी हमारी बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में। अब जो दूसरी परिस्थिति ली वो ये ली कि ये जो ANG है, यानी कि कांच का अपवर्तनांक वायु में वो जो है, यानी कांच का अपवर्तनांक जो है वो जल के द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, ANG बराबर ANL। जब ये बराबर है तो हमने ये फॉर्मूला फिर ले लिया, LNG बराबर ANG बटे ANL बराबर 1। तो यानी कि ANG और ये दोनों जब बराबर है तो बराबर बराबर कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि LNG क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था एक जो हमने ये निकाला था, ये 1 बटे FL बराबर LNG माइनस 1 और 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। हमने ये वाला फॉर्मूला उठाकर यहाँ रख लिया। LNG क्या है, 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर 0। और ये कितना है, 1 बटे FL, 1 बटे FL 0 हो गया। जब हम FL निकाल लेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा 1 के, तो 0 से जब भाग करते हैं किसी भी संख्या को क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। यानी कि लेंस जो है,
लेंस की फोकस दूरी अनंत हो गई। लेंस की फोकस दूरी अनंत कब होती है? लेंस की फोकस दूरी अनंत तब होती है जब ये एक समतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। जब ये समतल पृष्ठ हो, यानी कि एक समतल पृष्ठ की फोकस दूरी सदैव अनंत होती है। तो इस हमने क्या लिखा? लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। लेंस कैसे व्यवहार करेगा? एक समतल पृष्ठ या फिर समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा जब ये दोनों अपवर्तनांक बराबर हों। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। एक फ्लिंट कांच जो होता है, फ्लिंट कांच को यदि CS2 कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के विलयन में डुबो देते हैं। यदि फ्लिंट कांच होता है उसको CS2 विलयन में डुबो देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड होता है उस विलयन में डुबो देते हैं, तो उसे डुबोने से क्या परिणाम होता है कि फ्लिंट कांच जो होता है ना, वो जो है दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में, CS2 के विलयन में दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि वो अदृश्य हो जाता है। यानी कि उसका अपवर्तनांक, क्योंकि वो उसका अपवर्तनांक, जो द्रव का अपवर्तनांक है CS2, वो फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है और वो दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जब ये लिक्विड में, उस लिक्विड में डुबो देंगे इसको, लेंस को, जिसमें ये दोनों अपवर्तनांक बराबर हो जाने की, यानी कि द्रव का अपवर्तनांक भी और लेंस का अपवर्तनांक भी बराबर हो जाएंगे, तब ये हमें डूबने पर ये दिखाई देना बंद हो जाएगा कि अंदर लेंस है कहाँ। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। अब इसकी तीसरी परिस्थिति और हम देख लेते हैं। तो बच्चों, तीसरी स्थिति इसकी क्या है कि जब ANG यानी कांच का अपवर्तनांक जो है वो द्रव के अपवर्तनांक से कम है, यानी कांच जो है द्रव के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक का है, तो LNG बराबर ANG बटे ANL हम लिख सकते हैं। अभी मैंने समझाया था, LNG यानी कि ANG बटे ANL। और ANL क्योंकि ANG से छोटा है, तो इससे क्या मतलब निकलता है हमारा? ANG बटे ANL। इस ANL को मैं नीचे ले आता हूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, और ये क्या है? लेस देन 1। तो ANG बटे ANL कितना हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। और LNG बराबर क्या होता है? ANG बटे ANL। तो ये भी LNG भी 1 से छोटा हो जाएगा। जब कोई वस्तु 1 से छोटी हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? वो ऋणात्मक हो जाती है। तो LNG माइनस 1, यानी कि LNG में से LNG माइनस 1 जो इस सूत्र में दिया हुआ है, यदि इस LNG में से LNG माइनस 1 इसको निकाला जाए, LNG माइनस 1, तो ये 1 से छोटा है। और जब 1 से छोटे में से कोई 1 घटा दो तो ये संख्या क्या है कि ऋणात्मक। मैं मान लेता हूँ LNG क्या है? 0.5 में से 1 घटा दोगे तो कितना आएगा? माइनस के 0.5, यानी कि इसमें से जब ये जाएगा तो ऋणात्मक संख्या आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ऋणात्मक हो गया। इस सूत्र में ये ऋणात्मक हो गया। तो इस सूत्र में ऋणात्मक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ये सूत्र रखते हैं, ये वाला FL बटे FA बराबर ANG माइनस 1 और LNG माइनस 1, इस सूत्र में जब हम इनके मान रखेंगे, ये ऋणात्मक मान है और जबकि ये धनात्मक मान है, तो इसका मतलब FL और FA के चिन्ह क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। यानी कि लेंस को जब हम ऐसे द्रव में रख रहे हैं कि उस द्रव का अपवर्तनांक कम है कांच से, कांच का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक कम है द्रव से, द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तब ऐसे द्रव में इन दोनों ये जो फोकस दूरियाँ होंगी, जो कि हमारी फोकस दूरी कहाँ पर? वायु में, और जो फोकस दूरी लेंस की द्रव में, तो इन दोनों के फोकस दूरियों में ऋणात्मक और धनात्मक का अंतर आ जाएगा। तो जो फोकस दूरी बाहर धनात्मक बन रही होगी वो अंदर जाकर ऋणात्मक बनेगी। इसका मतलब क्या है कि यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस है, और यदि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वो अवतल लेंस से बन रहा है प्रतिबिंब। मतलब फोकस दूरी क्या है उसकी? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो अंदर जाके यानी कि द्रव में जाके ये कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है? जैसे कि ये अवतल हो गया हो, यानी कि उत्तल लेंस क्या बन गया? अवतल बन गया। तो इसी प्रकार से जैसे वायु का बुलबुला होता है, यदि वायु का बुलबुला द्रव में चला जाता है, कहाँ चला जाता है? द्रव में चला जाता है, तो वायु का बुलबुला जो होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे तो होता है, गोली तो होता है वायु का बुलबुला। उसकी जो पृष्ठ है ये वाली बाहरी, ये कैसी पृष्ठ है? ये पृष्ठ है आपकी उत्तल,
क्योंकि उत्तल पृष्ठ क्या होती है, हमेशा उभरी हुई होती है, हर जगह उभार है। दबाव कहाँ है, दबाव अंदर की ओर है, अंदर दबाव दबी हुई है, परंतु बाहर से उभरी हुई है। तो ये वायु के बुलबुले की जो पृष्ठ होता है, ये जो वायु का बुलबुला है, इसका जो पृष्ठ है ये उत्तल होता है। परंतु जब ये ऐसे द्रव में चला जाता है, जिसका कि इसका अपवर्तनांक उस द्रव से कम होता है, तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करेगा, अवतल की भांति, कि इसका पृष्ठ अवतल हो जाता है, मतलब अवतल हो नहीं जाता, ये व्यवहार करता है वहाँ जाके। अंदर बाहर क्या है, उत्तल पृष्ठ है इसकी, उत्तल की तरफ व्यवहार करेगा, परंतु अंदर जाकर ये अवतल लेंस की भांति ये व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से हमने 3 परिस्थितियाँ देखी, और ये बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि F4N में इस प्रकार से यदि कोई स्थिति पूछ ली जाती है कि अपवर्तनांक यदि कम है, ज़्यादा है या बराबर है आपस में, तो वो किस तरह से जो है लेंस बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है, तो आपको दोबारा रिपीट करके देखना चाहिए। जो एक क्वेश्चन है जो भी हमने समझाया आपको, जो परिस्थितियाँ हमने स्थितियाँ आपको बताई कि किस प्रकार से लेंस को एक द्रव में डुबो दिया जाता है, तो वो कैसा व्यवहार करता है, तो उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कांच अपवर्तनांक जिसका 1.5 है कि एक उत्तल लेंस, कांच का बना हुआ उत्तल लेंस है कि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पृष्ठ कितना है उसका, जो कांच का लेंस है, कांच का लेंस तो पता ही है आपको, ये होता है, इसका प्रत्येक पृष्ठ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाता है, तब उसकी फोकस दूरी और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी और प्रकृति। तो हम क्या करते हैं, इसका हल लेते हैं, हल निकालते हैं इसका। तो कांच क्योंकि अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो ये वायु में अपवर्तनांक है, तो ANG ये दिया हुआ है। ठीक है, ANG ये दिया हुआ है, जो कि है 1.5 यानी कि 1.5, और ये कहता है 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है। द्रव का अपवर्तनांक कितना है, ANL कितना है, 1.75। अच्छा, वक्रता त्रिज्या प्रत्येक पृष्ठ की, क्योंकि यह उत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस हम लगभग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और ये दूसरी क्या है, R2। हम पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, तो R1 बराबर 20 सेंटीमीटर धनात्मक लिए हमने, और R2 बराबर, R2 क्योंकि हम ऋणात्मक लेंगे तो -20 लेंगे, माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जब हमने इसमें डुबो दिया इसे, तो हम क्या निकालते हैं, फोकस दूरी हमें निकालना है। तो फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र था, 1/F बराबर 1/FL भी कह सकते हो आप इसे, कि हम किस में निकाल रहे हैं, द्रव में निकाल रहे हैं। तो ये क्या था, LNG -1 1/R1 - 1/R2। हमें LNG निकाल लेना चाहिए, LNG कितना है, तो LNG देखो कितना होता है, LNG बराबर, LNG होता है G का अपवर्तनांक पहले ANG/ANL, ANG कितना है, 1.5, और ये कितना है 1.75, कितना है 1.75। तो इसे आप यदि हल करते हो, तो यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो आ जाती हैं, ऊपर से हटाते तो 1 जीरो नीचे आ जाती है, इस जीरो से दूसरी जीरो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कितना बचा, 150, और ये बचा 175। इस तरह से हमने इसको कर लिया। 25 से डिवाइड कर दो, 25 से, 25 6 150, 25 7 175, यानी कि 6/7 हमारे पास ये LNG आ गया। 6/7 को यहाँ रख दो, तो क्या आ गया, 1/FL बराबर 6/7 में से 1 घटाया, और ब्रैकेट में 1/20 R1 के लिए ये रख दिया, माइनस R2 के लिए 1/-20, माइनस और माइनस प्लस, इसे प्लस लिख दूं, प्लस। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसे और हल करो, तो
नीचे 1 लगा लिया, 7 और 1 का क्या लगा लिया, निकाल लिया एलसीएम, लघुत्तम निकाल लिया। 7 और 1 का 7 ही आता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 - 7। 1 से 7 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, 6 में 7 बटे 10, और ये कितना आ गया 1/20 और 1/20 यानी कि 2/20 और 2 धाम 20, ये नीचे 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, तो -1/7 गुणा 1/10 यानी कि -1/70। और ये कितना है 1/FL बराबर 1/70 माइनस के, और जब मैं इसको निकाल लूँगा इस तरह से FL केवल बटा वाला हटाकर दोनों का हटा दें तो कितना आ जाएगा -70 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितनी आ गई, फोकस दूरी कितनी आ गई -70 सेंटीमीटर, जो कि क्या है ऋणात्मक। द्रव में डुबोने पर ऋणात्मक फोकस दूरी, द्रव में डुबोया और फोकस दूरी क्या होगी उत्तल लेंस की, जबकि क्या आनी चाहिए थी धनात्मक आनी चाहिए थी यदि वायु में होती तो, परंतु यहाँ क्या आई ऋणात्मक आई। तो इसका मतलब क्या है कि द्रव में डुबोने पर उत्तल लेंस कैसा बन गया, अवतल लेंस बन गया, यानी कि प्रकृति क्या हो गई उसकी अवतल हो गई। यानी कि क्या लिखेंगे हम इसका कि द्रव में डुबोने पर यह अवतल की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो यह अवतल की भांति व्यवहार करेगा, तो डुबोने पर यह अवतल की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 2018 में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन उस वाले जो हमने समझाए थे उन तीनों में से एक थर्ड वाले स्थिति पर आधारित है। अब जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन घर से करके लाना है। मैं एक बार इसको बोल के बता देता हूँ। एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी f पता चल गई आपको, FA पता चल गया आपको, और जल में फोकस दूरी निकालनी है, यानी कि FW निकालनी है। तो ANG और ANW दिए हुए हैं, तो ये आपको निकालना है। इसका आंसर भी मैंने बता दिया आपको, 80 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो आंसर पे यदि पहुंच जाते हैं और धनात्मक आंसर पहुंच जाते हैं, तो यानी कि आप जो समझ रहे हैं ना वो ठीक समझ रहे हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ये अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ही मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, तो ये मुझे बार बार बोलने के लिए मजबूर मत करो, आपको अब सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।